मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कैसे डील करें। इससे पहले वह कौन सी सिस्टम की बीमारी है, इसके बारे में हमें बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और इसके बाद मैनेजमेंट। गैस्ट्रिक का मतलब होता है क्या? स्टमक म्यूकोसा वाले लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्राइट। एक थायराइड ग्लैंड जो होती है वह बहुत सारे किससे मिलकर बनी होती है? फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। वाइडल एपिथेलियम की होती है और इसको बोलते हैं क्या? फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। जितने भी सिस्टम है उसके बारे में जानकारी होनी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की क्लास में एक नए टॉपिक्स की तरफ। वह टॉपिक्स का नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कैसे डील करें। तो चलिए आज की क्लास में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को किस प्रकार से बिना रट्टा मारे उसको हम डील कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, मान के चलिए आपकी ड्यूटी जो है किसी हॉस्पिटल सेटिंग में, मान के चलिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है। मान के चलिए आपके पास पेशेंट आया कोई भी बीमारी से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो एटलीस्ट आपको ये बात पता होना चाहिए कि यह बीमारी जो है पेशेंट के अंदर वह कौन सी सिस्टम से रिलेटेड है। बिल्कुल, अगर हमें किसी भी बीमारी की पहले पता होना चाहिए तो इससे पहले वह कौन सी सिस्टम की बीमारी है इसके बारे में हमें बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। तो आप सभी साथी मेडिकल सर्जिकल में बेसिक है, सभी जानते होंगे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में तमाम प्रकार की क्या होती है? सिस्टम होती है। तो जैसे इंडोक्राइन सिस्टम, बिल्कुल मेडिकल सर्जिकल में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये तमाम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये तमाम प्रकार की जो आपकी सिलेबस है, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या आया? पहला पॉइंट आया कि सर सिलेबस। तो चलिए सिलेबस के बारे में अगर जानकारी है, सिलेबस, तो आई होप कि हम मेडिकल सर्जिकल के बारे में तभी आगे सोच सकते हैं। बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें बेसिक किस बात की ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जितनी भी डिजीज है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जितने भी डिजीज पोर्शन है, सभी को हम एक फॉर्मेट में पढ़ें। एक फॉर्मेट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल आप कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे। मान के चलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक्स आपको दे दिया तो आप उसका सबसे पहले क्या करते थे? डिफिनेशन। ऑब्वियस बात है, डिफिनेशन अगर आपको पता है तो डिफिनेशन सर हम कैसे बनाएं, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चाएं करेंगे। देन इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। देन क्या बिल्कुल सही बात समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल क्लिनिकल फीचर्स, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और इसके बाद मैनेजमेंट, और लास्ट में हम क्या पढ़ते थे? नर्सिंग केयर और देन कॉम्प्लिकेशन। तो ये तमाम प्रकार की जो मैं अभी पॉइंट बताया, जो कॉलेज लैब में आप बहुत अच्छे प्रकार से पढ़े भी होंगे, लेकिन यह बात जो है एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे प्रकार से डिस्कशन पहले करते हैं। तो पहला तो हो गया क्या? सिलेबस। सेकंड में हो गया कि हमें जितने भी डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे सभी को एक फॉर्मेट में पढ़ना है। तो क्या? सेम फॉर्मेट में। सेम फॉर्मेट में। तो सेम फॉर्मेट में आप सभी बताइए, पहला मान के चलिए हम कोई भी डिजीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन। सर हम कोई डिफिनेशन अगर हम पढ़े किसी भी डिजीज का तो हम उसको डिफाइन कैसे कर पाए? तो याद रखें, डिफिनेशन के लिए सबसे पहले आपको एनाटॉमिकल वाले पोर्शन पर पकड़ होना जरूरत है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझना चाहूंगा। मान के चलिए एक बीमारी आपने सुना होगा जिसका नाम है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, मुझे लग रहा है बहुत सारे साथी समझ पा रहे होंगे कि सर इसमें दो शब्द देख रहे हैं, आइटिस और गैस्ट्रिक। अच्छा, आइटिस जो है कहीं ना कहीं जो है वर्ड में लगा है तो इन्फ्लामेशन। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी डिजीज अगर डिजीज को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें जो है क्या टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। रही बात गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का मतलब होता है क्या? स्टमक। अगर स्टमक के बारे में अगर एनाटॉमिकल पोर्शन हमें जानकारी है तो हम गैस्ट्राइटिस को अच्छे प्रकार से डिस्कशन कर सकते हैं। आप भी जानते होंगे स्टमक की टोटल 4 लेयर होती है। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा।
तो यह बीमारी में सबसे पहले समस्या कहाँ पे होगी? बिल्कुल म्यूकोसा वाले लेयर, मतलब म्यूकोसा वाले लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। तो ये बात आपको कैसे पता चला? तो ये सर ये बात हमें पता चला जब हम उसकी एनाटॉमिकल पोर्शन को हम देखते हैं। अब याद रखिएगा, आने वाले समय में जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल एक तो हिस्टोलॉजिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा और एक बिल्कुल ग्रॉस एनाटॉमी पर। तो सेकंड पॉइंट हम मानते हैं, मान के चलिए एक बीमारी और ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। इस बात से बिल्कुल बिल्कुल अवगत होंगे कि हाइपरथायराइडिज्म में जो है सर किसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है? तो बिल्कुल इसमें प्रोडक्शन जो बढ़ जाता है T3 एंड T4 का। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में हमने ये बात समझा कि T3 एंड T4 का लेवल बढ़ता है, लेकिन सर कहां से बढ़ता है, क्या कैसे बढ़ता है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनाटॉमिकल वाले जानकारी। इस बात से बिल्कुल अवगत होंगे। मान के चलिए एक रफली डायग्राम के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। मान के चलिए यह जो एक थायराइड ग्लैंड जो होती है, एक थायराइड ग्लैंड जो होती है वह बहुत सारे किससे मिलकर बनी होती है? फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। तो ये मान के चलिए क्या है? फॉलिकल से। अब बात करें, आप इस बात से भी अवगत होंगे कि फॉलिकल्स, फॉलिकल्स जो होती है उसके अंदर लाइनिंग पाई जाती है एपिथेलियम टिश्यू की, क्यूबाइडल एपिथेलियम की होती है, और इसको बोलते हैं क्या? फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स। और फॉलिकुलर सेल्स ही बताइए कहीं ना कहीं किसका प्रोडक्शन करता है? वेरी गुड, T3 एंड T4 का। T3 एंड T4 का। तो हमें यह बात पता है कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में जो है कि किसका लेवल बढ़ जाता है? T3 एंड T4। लेकिन कहां से बढ़ता है? कौन सा सेल्स में ऐसी दिक्कतें आ गई होगी, या बात करें किस सेल्स के द्वारा T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होता है? तो हमें जब तक इसकी क्या बिल्कुल हिस्टोलॉजिकल पोर्शन एनाटॉमी में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें सही आइडिया उस बीमारी के बारे में पता नहीं लग सकता है। तो आपने क्या देखा कि डिफिनेशन करने के लिए सबसे पहली बात, डिफिनेशन के लिए जो है सर हमें चाहिए क्या क्या बताइए? डिफिनेशन के लिए चाहिए सर हमें एनाटॉमिकल वाले पोर्शन पे पकड़ होनी चाहिए, और सेकंड जो है हमें टर्मिनोलॉजी से अवगत होना। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए इसके बाद आप क्या डिस्कशन करने वाले होते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर आ रहा होगा कि सर डिफिनेशन के बाद अगर मेडिकल सर्जिकल में जो हम डिस्कस करते हैं वो है क्या? बताइए, वो है हाँ बिल्कुल इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी की बात करें तो मान के चलिए एक बीमारी को हम यहां पर देख रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर लिया हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म को कॉज करने के लिए डायरेक्ट वे में क्या हो सकता है? डायरेक्ट इटियोलॉजी क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट इटियोलॉजी क्या हो सकता है? तो यहां पर इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के माध्यम से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट से सर क्या तात्पर्य? मान के चलिए थायराइड ग्लैंड में, मान के चलिए ध्यान दीजिए, यह जो फॉलिकुलर सेल्स था, यही फॉलिकुलर सेल्स में ही एडिनोमा हो जाए। एडिनोमा होगा तो ऑब्वियस बात है सेल्स का ग्रोथ हो गया यहां पर, और फॉलिकुलर सेल्स का सेल्स ग्रोथ होते ही किसका प्रोडक्शन हो जाएगा? T3 एंड T। तो पहला तो डायरेक्ट हुआ कि जिस ऑर्गन की समस्याएं हैं उसी में डायरेक्ट, जिस ग्लैंड की समस्या है उसी में डायरेक्ट क्या हो जाए? समस्याएं हो जाए। सेकंड ये, तो एक तो यूटियोलॉजी ये हो गया एडिनोमा इन कितना, कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। सेकंड जो हो गया, मान के चलिए आप इस बात से अवगत होंगे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है जिसका नाम है TSH। अब यह TSH हार्मोन गया फॉलिकुलर सेल्स के पास, और फॉलिकुलर सेल्स से किसका प्रोडक्शन को बढ़ा दिया? T3 एंड T4 के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो कुल मिला के यह जो प्रक्रियाएं हो रही है यह इनडायरेक्ट वे में हो रही है, और डायरेक्ट यहां पर ट्यूमर बन जाना वह क्या है? डायरेक्ट वे में। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन हैं उसमें इटियोलॉजी कहीं ना कहीं जो है T3 एंड T4 का क्या कर रहा है? सिक्रीशंस करवा रहा है, बढ़ा रहा है, जिस कंडीशन में क्या हो गया? हाइपरथायराइडिज्म। अब बात करें रिस्क फैक्टर, आने वाले समय में हम डिजीज में डिस्कशन करने वाले हैं। रिस्क फैक्टर जो होती है जेनेटिक्स भी हो सकती है, एज भी हो सकती है, डाइटरी हैबिट्स भी हो सकती है,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकती है। तो ये तमाम प्रकार की रिस्क फैक्टर जो है, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है, आने वाले समय में हम बहुत अच्छे प्रकार से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने डिफिनेशन देख लिया, इटियोलॉजी देख लिया। थर्ड बात करें तो वह है क्लिनिकल फीचर्स। लेकिन क्लिनिकल फीचर्स से पहले हम एक बात और डिस्कशन करते हैं और वो है पैथोफिजियोलॉजी। तो चलिए थर्ड नंबर पे मैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं। पैथोफिजियोलॉजी फिजियोलॉजी देखिए, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्सेट जो है, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो एक डिजीज की सही मीनिंग आप निकाल पाएंगे। मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहूंगा, किसी पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेल्योर था। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में जो है समस्या था लेफ्ट कंजस्टिव हार्ट फेल्योर होगा तो ऑब्वियस बात है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, और कार्डियक आउटपुट कम होगी तो फ्लूइड का क्या होने लगेगा, रिटेंशन। वह फ्लूइड जो है कहां पर, लंग्स में एक्यूमुलेशन होते जाएगा, और लंग्स में जैसे ही एक्यूमुलेशन होगा तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब कि डिस्निया वगैरह सब पेशेंट को होना। का मतलब ये देखे कि पैथोफिजियोलॉजी में देखे कि कंडीशन था एक, लेकिन आ गया दूसरे पे। समस्या था पैथोफिजियोलॉजी में। अच्छा, सेकंड मैंने बताया, सेकंड जो है पैथोफिजियोलॉजी मतलब इस प्रकार से हम लिंक कर सकते हैं। बात करें अदर एग्जांपल, सर राइट हार्ट फेल्योर किसी पेशेंट को है, उस कंडीशन में एडिमा हो गया। सर एडिमा क्यों हुआ, आप इस बात से सहमत हैं कि राइट हार्ट फेल्योर होगी तो क्या बताइए, वेनस रिटर्न जो है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेनस रिटर्न कम होगी तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं जो है लोअर बॉडी पोर्शन में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। हालांकि एडिमा राइट हार्ट फेल्योर में होगा, लेकिन अदर कंडीशन में जैसे लीवर फेल्योर हो, एसाइटिस की कंडीशन बनेगी, और उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, एडिमा हो सकती है। तो ये तमाम प्रकार की जो है पैथोफिजियोलॉजी हमें पता होना ही चाहिए। तो कुल मिला के थर्ड पोर्शन हम बात कर लिए। नेक्स्ट बजे तो वह है फोर्थ, क्या बताइए, क्लिनिकल फीचर्स। अब बात आ गया क्लिनिकल फीचर्स पे, तो वह आ गया कि सर हम क्लिनिकल फीचर्स किसी भी डिजीज को कैसे हम बना सकते हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान के चलिए हाइपरथायराइडिज्म, एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन हाइपरथायराइडिज्म का। सर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में हम क्लिनिकल फीचर्स कैसे बना सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में आपको थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजिकल पोर्शन पे अच्छे प्रकार से पकड़ होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, मान के चलिए कि थायराइड हार्मोन जो होती है T3 एंड T4 जो होती है, वह हमारी हार्ट की रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में क्या हुआ कि T3 एंड T4 का लेवल जो है एक्सेसिव बढ़ जाती है। T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा तो वह हार्ट की रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, और कंडीशन हो जाएगी क्या, टेकीकार्डिया की। किसकी, टेकीकार्डिया की। तो सबसे पहले हमें फिजियोलॉजिकल पोर्शन पता था कि सर T3 एंड T4 हार्मोन जो होती है वह रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, और हाइपरथायराइडिज्म में ज्यादा अमाउंट में होने लगा तो उस कंडीशन हो जाएगी क्या, टेकीकार्डिया की। मैंने अभी एक बात और बताया कि T3 एंड T4 हार्मोन जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी, मान के चलिए एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है। तो हमने निकाल दिया सेकंड सिम्टम्स, क्या, हाइपर टेंशन। देखिए यह मैं एक बीमारी पर डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन यह अप्लाई जो है आप दूसरे बीमारी पर भी कर सकते हैं, दूसरे डिजीज पोर्शन पर भी कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट ले लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल अभी बताया कि T3 एंड T4 जो होती है वह हमारी रेट ऑफ रिस्पिरेशन को बढ़ाती है। हमें फिजियोलॉजिकल पोर्शन पे पकड़ है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि T3 एंड T4 रेट ऑफ रिस्पिरेशन को बढ़ाती है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में जो है ज्यादा अमाउंट में होगी तो रेट ऑफ रिस्पिरेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेट ऑफ रिस्पिरेशन बढ़ना दैट इज टेकीपीनिया। तो हमें क्या बताइए, रटना पड़ रहा है क्या, नहीं, हमें रटना नहीं है, टेकीपीनिया।
तो इस बात से बिल्कुल अवगत हो गए होंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे पहले जो है हमें फिजियोलॉजिकल पोर्शन पे पकड़ अच्छे प्रकार से होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें क्लिनिकल फीचर्स के बाद। क्लिनिकल फीचर्स के बाद बताइए 5th नंबर में क्या करते हैं आप? इन्वेस्टिगेशन। देखिए नॉर्थ सेट में जो है ना लैब वैल्यू से क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से बनती है और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया लैब वैल्यू जो है बहुत अच्छे प्रकार से कोरिलेट होना ही चाहिए। आप इस बात से अवगत हैं। एक एग्जांपल मैंने अभी लिया हाइपरथायराइडिज्म का, और हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में आप देखते हैं कि T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सीरम T3 एंड T4 का लेवल चेक करवाएंगे। वह बढ़ा होगा तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं जो है यह हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले बीमारी की डिफिनेशन से हमें पकड़ अच्छे प्रकार से होनी चाहिए, देन हम कोरिलेट करके हम लैब वैल्यू को जो है फाइंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मान के चलिए किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म था और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में जो है बिल्कुल आप क्या कराएंगे? बिल्कुल आपने जैसे एनाटॉमिकल पोर्शन में देखा होगा कि सर ग्रॉस एनाटॉमी देखा होगा तो उसमें स्वेलिंग था, नेक स्वेलिंग था, और नेक स्वेलिंग से आपको यह पता लग गया कि कहीं ना कहीं जो है यह हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए हमने क्या करवाया? बायोप्सी, थायराइड की बायोप्सी करवाया, और बायोप्सी से हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो है यह फॉलिकुलर सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है और जिसके कारण से T3 एंड T4 का सेक्रेशन जो है वह क्या हुआ है? बढ़ गया है। इसके बाद हम आगे बढ़े। थायराइड हम क्या अल्ट्रासाउंड भी थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमें एनाटॉमिकल वाले पोर्शन पर, फिजियोलॉजिकल वाले पोर्शन पर क्या होना चाहिए? पकड़ होना चाहिए। चलिए इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है हम बढ़ते हैं, दैट इज क्या बताइए? इन्वेस्टिगेशन के बाद मैनेजमेंट की तरफ। 6 नंबर पे जो है मैनेजमेंट में बात करें तो अच्छा इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? T3 एंड T4 का लेवल बढ़ रहा था। T3 एंड T4 के कारण से देख रहे थे पेशेंट को टेकीकार्डिया हो रहा था, टेकीपीनिया हो रहा था, हाइपरटेंशन हो रहा था। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि T3 एंड T4 को लेवल किसी भी मेडिसिन के द्वारा कम करके तो कहीं ना कहीं यह सिम्टम्स जो भी साइन सिम्टम्स आ रही है उससे हम पेशेंट को रिलैक्स कर तो बिल्कुल। तो इसके लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, लेकिन बात करें क्या मेडिसिन पे हम तत्काल के लिए T3 एंड T4 के लेवल को कम कर देंगे? क्या यह परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। तो सर क्या करें? तो इसके लिए सर हमें करना एक ही बात है कि थायराइड ग्लैंड जो जिसमें ट्यूमर हुआ था तो हम क्या करेंगे? कट करके रिमूव कर देंगे और कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे, टोटल थायराइडेक्टोमी। टोटल थायराइडेक्टोमी। अच्छा ये भी बात है, टोटल थायराइडेक्टोमी हो सकता है। देखिए 2 लोब होता है थायराइड ग्लैंड का, राइट और लेफ्ट। अगर केवल राइट साइड है तो राइट साइड का ही सर्जरी होगा, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का होगा, अगर दोनों है तो टोटल होगा। मतलब राइट साइड होगा तो उसको बोलेंगे राइट हेमीथायरैक्टोमी, लेफ्ट साइड का हो तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हेमीथायरैक्टोमी, और कंप्लीट हो क्या ट्यूमर कंप्लीट हो मतलब फॉलिकुलर सेल्स कंप्लीट इन्वॉल्व हो गया हो तो इसको हम बोलेंगे टोटल थायराइडेक्टोमी। तो हम मैनेजमेंट में जो है मेडिकल मैनेजमेंट और साथ में जो है सर्जिकल मैनेजमेंट। लेकिन आप नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं और नर्सिंग ऑफिसर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बिल्कुल बताइए क्या? नर्सिंग केयर। और नर्सिंग केयर में भी जो नॉर्थ सेट के बिहाफ पर जो क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग। तो प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग केयर सर हम किस प्रकार से डील कर सकते हैं? तो मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूंगा। मान के चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद थायराइडेक्टोमी इज एडमिटेड, विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन जो है पेशेंट में क्या हम कर सकते हैं? देखिए आपका कंडीशन क्या था? बिल्कुल पेशेंट जो है थायराइडेक्टोमी, और थायराइडेक्टोमी की कंडीशन में आप जानते हैं कि सडनली एक्यूट कंडीशन में थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप इस बात से अवगत हैं कि अचानक से T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा, T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा तो सर क्या वेट लॉस हो सकता है? देखिए एक्यूट की कंडीशन है, वेट लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रायोरिटी वाइज यहां पर देखेंगे इमीडिएट विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। वेट लॉस होगा, हमें तत्काल के लिए कोई समस्याएं नहीं है। ट्रिमर्स होगा, चलिए ठीक है मानता हूं,
टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि T3 एंड T4 जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा जैसे वैसे ही क्या होगा बताइए, बिल्कुल टेम्परेचर जो है वह इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होते ही बताइए कहीं ना कहीं पेशेंट में यह हाइपरथर्मिया की कंडीशन होगी, और हाइपरथर्मिया की कंडीशन 104 डिग्री काफी ज्यादा है। इस कंडीशन में जो है हमारी ब्रेन टिश्यू को डैमेज पहुंचा सकता है, हमारी अदर टिश्यू को डैमेज पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला एक्शन जो है यहाँ पर तुरंत इमीडिएट एक्शन लेंगे कि हमें पता है थायराइड स्टॉर्म में T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा होगा सडनली, और अचानक से वह बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया होगा बीएमआर बढ़ा के, और जिसमें जो है फर्स्ट प्रायोरिटी हम लेंगे क्या, टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले। सर एंजाइटी हो सकती है, बिल्कुल पेशेंट को घबराहट होगी, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन की अलर्टनेस एंड एक्टिवनेस जो है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। T3 एंड T4 जो है ब्रेन की अलर्टनेस एंड एक्टिवनेस बढ़ाती है, तो ऑब्वियस बात है पेशेंट में एंजाइटी होगी। लेकिन यह तीनों तो होगी, लेकिन हम जो है सबसे इमीडिएट नर्सिंग एक्शन जो लेंगे वह होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आपने दिखा कि सर सेम फॉर्मेट में सभी डिजीज को पढ़े, कौन कौन सी, बिल्कुल डिफिनेशन, क्लिनिकल इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इन्वेस्टिगेशंस और क्या, मैनेजमेंट। सर इसके बाद हम क्या करें, विशेष ध्यान क्या रखें, देखिए आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बाद जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू है वह एमसीक्यू को डील करना बहुत ही जरूरत है। अब एमसीक्यू को डील नहीं करे तो सर क्या होगा, तो भैया आपने जो थ्योरी पढ़ा वह तुरंत ही भूल जाएंगे, लेकिन आपने तुरंत ही एमसीक्यू को डील किया। जैसे मैं कभी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मेडिकल सर्जिकल की थ्योरी के वाले पोर्शन, तो साथ में जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 5 to 10 क्वेश्चन होगा उसको जो है क्लास में ही हम डिस्कशन। इससे क्या होगा कि एक जो है आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो वह डिजीज वाले टॉपिक्स को जल्दी ही रिकॉल कर पाए। सबसे पहली बात, सर क्या हम एक बार प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन, क्या हम दोबारा फिर नहीं करेंगे? नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी रेफरेंस बुक प्रीफर करते हैं उस रेफरेंस बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व। बिल्कुल ये तरीका आपको अपनाना है, टॉपिक्स पढ़ो और इधर क्वेश्चन करते जाओ। लेकिन सर क्या हम आगे पढ़ते जाए दूसरा टॉपिक्स पढ़ना शुरुआत कर दिए, क्या हम पीछे को छोड़ दे? नहीं, एक रिवीजन का प्लान आपके पास होना ही चाहिए, और वह रिवीजन का प्लान है, ध्यान दीजिए कि मान के चलिए आपने जिस दिन टॉपिक्स पढ़ा, उस दिन जो है एटलीस्ट जब सोने लगते हैं या जब भी आप फ्री होते हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट तो सेम डे रिवीजन होना चाहिए। देखिए 10 मिनट सफिशियंट है। 10 मिनट क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास को सही प्रकार से कंसंट्रेशन होके, सही प्रकार कंसिस्टेंसी होके अगर कुछ इस क्लास को अटेंड किए होंगे तो यह 10 मिनट जो है आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही है। बिल्कुल आ जाएगा, 5 to 10 मिनट ही लगेगा। सर क्या हम इसकी आगे भी क्या रिवीजन करें? हाँ, रिवीजन करना जरूरत है, रिवीजन करना जरूरत है। और यह जो है सेकंड रिवीजन आप एटलीस्ट जो है वह कब करें? बिल्कुल 7th डे पर करें। क्या होता है कि जैसे जैसे हम बार बार रिवीजन करते हैं तो सर शॉर्ट टर्म की बीमारी जो है, शॉर्ट टर्म की बीमारी नहीं, मेमोरी, शॉर्ट टर्म की मेमोरी जो है वह लॉन्ग टर्म में जो है कन्वर्ट होती जाती है। तो सबसे पहले 7th डे पे एटलीस्ट करे दूसरा रिवीजन। सर थर्ड रिवीजन कब करे? तो बिल्कुल उसके 21st डे पर करे। और सर फोर्थ रिवीजन कब करे? तो वह एटलीस्ट आफ्टर 1 मंथ करे। तो ये आपके रिवीजन का प्लान होना चाहिए, ये रिवीजन का प्लान होना चाहिए। तो हमें पता है, जहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि सर रिवीजन अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। याद रखिएगा, थ्योरी का रिवीजन तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस किया था उस समय उसका भी विशेष तरीके से ध्यान रखना है। हाँ, एक बात और याद रखना है, एमसीक्यू में हमें ये बात भी पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में नॉर्सेट में या अदर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में इस प्रकार की क्वेश्चन, कोई किस प्रकार के क्वेश्चन आया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आया है, उसको हमें जानकारी तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया है मान के चलिए, और थायराइड ग्लैंड की आप जितना भी एमसीक्यू है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, और हो सकता है वह एमसीक्यू, ध्यान दीजिए, वह एमसीक्यू का नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट इज 150। तो आप एक साथ अगर पूरे थायराइड ग्लैंड का कर रहे हैं तो ये बात कंफर्म हो सकता है कि आप 150 का 150 जो है सही प्रकार से करेक्ट नहीं कर सकते।
अगर कोई कर लिए होंगे तो इसका मतलब है कि उसके उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग में जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे प्रकार से क्लियर है। अब बात करें 150 क्वेश्चन में से मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पर 90 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन दो इसमें से सेकंड पोर्शन जो 60 क्वेश्चन वाला, क्योंकि 90 तो आपने क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट किया, लेकिन 60 क्वेश्चन में भी दो तरीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वह जो आपसे गलत हो गया, आपसे क्या हो गया, गलत हो गया, और सेकंड ऑफ वो जो अनअटेम्प्ट रह गया, क्या हो गया, अनअटेम्प्ट, सेकंड जो है अनअटेम्प्ट रह गया। तो ये दो कैटेगरी की है। तो सर हमें इस क्वेश्चन पे क्या कुछ करना चाहिए, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को भैया एनालिसिस करो तुरंत, और इसके लिए हमें एक मिस्टेक बुक हमें होना ही चाहिए। इस मिस्टेक बुक में ये तमाम प्रकार की क्वेश्चन को आप ऐड कीजिए, और वह क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यह मिस्टेक बुक आपकी क्या है, बिल्कुल यह समस्याएं हैं। बाय द वे अगर आप यह मिस्टेक बुक को नहीं बनाए और यही क्वेश्चन जो है दोबारा आपके कोई टेस्ट में मान के चले कोई एग्जाम हुआ और उसमें आ गया, तो कहीं ना कहीं जो है यह आपके लिए समस्याएं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। तो सर हमें इसके लिए क्या, तो मिस्टेक बुक बनाइए, मिस्टेक बुक को बार बार रिवीजन करते रहिए। मिस्टेक बुक को बार बार रिवीजन करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि मान के चलिए यही क्वेश्चन जो है हमें अगले टेस्ट में या कोई भी एग्जाम में आ गया, तो हम यहाँ से कुछ नंबर को हम बढ़ा सकते हैं, कुछ नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो मिस्टेक बुक में देखे आपने कि जो भी 60 क्वेश्चन मेंशन किया था, फिर सेकंड डे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मिस्टेक बुक आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और वह मिस्टेक बुक आपकी क्या है, जो गलतियां हैं, जो आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है, वो समस्याएं हैं। लेकिन यही मिस्टेक बुक जो है अगर इस पे कमांड करके आप चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपका एक्यूरेसी, मान के चलिए अभी आपने 90 क्वेश्चन किया था कि फिर अगले टेस्ट में फिर अटेम्प्ट करेंगे, मान के चलिए 2 क्वेश्चन इसमें से आ गया, तो आपका जो है यह 92, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से बहुत सारा मिस्टेक बुक में बहुत सारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए मिस्टेक बुक में बहुत सारा क्वेश्चन आ गया होगा, तो इस प्रकार से जो है आपका एक्यूरेसी टेस्ट में बढ़ते बढ़ते जो है मान के चलिए यह कभी 100 या कभी जो है 110 हो जाएगा, और यह 110 से कभी 120, और यह कब जो है 140 से 50 तक पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुल मिला के जो है हमें एक्यूरेसी, कहीं ना कहीं मिस्टेक बुक से जो है हमें एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो हैं आपको पता होना चाहिए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में थ्योरी पढ़ रहे हैं, सही प्रकार की इमेजिनेशन के लिए हमें 3D डायग्राम के माध्यम से पढ़ना चाहिए। 3D डायग्राम के माध्यम से पढ़ने से क्या बेनिफिट हुआ, एक्चुअली क्या होता है, जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है, अब कोई भी बीमारी पढ़े, मान के चलिए थायराइड ग्लैंड के बारे में अभी मैंने चर्चा किया था, तो आने वाले क्लास में जो है 3D डायग्राम थायराइड ग्लैंड की दिखाया जाएगा, समस्या क्या हो रहा है 3D डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, और 3D डायग्राम के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, और आप उस बीमारी को बहुत अच्छे प्रकार से पकड़ सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो है, ध्यान दीजिए, यह तमाम प्रकार की जो पॉइंट मैंने बताया, इसको ध्यान में लेकर चलना है। इसके बाद आगे बढ़े तो बताइए और हम क्या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बताइए क्या कर सकते हैं। एक तो रिवीजन हो गया, और रिवीजन के बाद हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में तो बताइए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात बताइए बताइए, बिल्कुल अच्छा, एक मैं बताया था अभी, प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग केयर। प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग केयर से क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा बनती है, प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग केयर से क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसमें आप देखते होंगे कि ABC फार्मूला होती है, कैप फार्मूला होती है, पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, ये तमाम प्रकार की जो है मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे फिर से बताना चाहूँगा कि मान के चलिए पेशेंट को आपने देखा था टोटल थायरॉइडेक्टमी, या टोटल थायरॉइडेक्टमी हुआ, तो उस कंडीशन में आपने देखा कि हो सकता है, आप इस बात से बिल्कुल अवगत होंगे कि थायराइड ग्लैंड जो होती है राइट एंड लेफ्ट लोब में होती है, उसके एक लोब पर दो लोब क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड।
मान के चलिए किसी पेशेंट का टोटल थायरॉइडेक्टमी हुआ, पूरे थायराइड ग्लैंड को हटा दिया गया, और पूरे थायराइड ग्लैंड को हटाते ही बताइए क्या पैराथायराइड ग्लैंड भी हटेगा कि नहीं हटेगा? बिल्कुल हटेगा। पैराथायराइड ग्लैंड हटेगा तो कहीं ना कहीं पेशेंट, अच्छा पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है? बिल्कुल पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम। कैल्शियम लेवल को किस प्रकार से बढ़ाएगा? बिल्कुल आप आने वाले समय में फिजियोलॉजिकल पोर्शन पढ़ेंगे इसकी। सर एक तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है विटामिन डी को एक्टिवेट करके। सेकंड जो है यूरिन के साथ जो भागा जा रहा था कैल्शियम उसको जो है रीएब्जॉर्प्शन करवा के करवाता है। और थर्ड जो है बोन से डीमिनरलाइजेशन करवा के जो है करवाता है। तो तीनों कंडीशन मिला के जो है पीटीएच हार्मोन किसका लेवल बढ़ाता है? कैल्शियम का। पैराथायराइड ग्लैंड हट गया है क्योंकि टोटल थायरॉइडेक्टमी हुआ था, पीटीएच का लेवल कम हुआ। पीटीएच का लेवल कम हुआ तो भैया कंडीशन हो सकती है हाइपोकैल्सीमिया की, क्योंकि पेशेंट का यूरिन के साथ भी लॉस हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन नहीं करवाएगा, विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं करवाएगा, और इस कंडीशन है पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया होगी, और हाइपोकैल्सीमिया होते ही पेशेंट में टेटनीसन होगी। बिल्कुल। तो मान के चलिए कोई पेशेंट टोटल थायरॉइडेक्टमी वाले आपके पास आया, आप नर्सिंग ऑफिसर है वहां पर, और पेशेंट को जो है टेटनीसन मतलब क्रैम्प आने लगा हाथों में, क्रैम्प आने लगा, मान के चलिए इसे मतलब स्पाज्म आने लगा। इसका मतलब वो जो है डिटेक्ट आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन। आपने लिंक कर लिया, अच्छा टोटल थायरॉइडेक्टमी हुआ था, टोटल थायरॉइडेक्टमी में पैराथायराइड ग्लैंड को हटा दिया गया था, पैराथायराइड ग्लैंड को हटाते ही कैल्शियम लेवल ड्रॉप हुआ था, और कैल्शियम लेवल में जो है यह आई। तो कहीं ना कहीं आपने कोरिलेट किया। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इस कंडीशन है एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करके क्या कैल्शियम का हम बोलस चढ़वाएं। नर्सिंग केयर की बात करें तो इसमें हम नर्सिंग केयर क्या हो सकती है? बिल्कुल मान के चलिए टोटल थायरॉइडेक्टमी हुआ है तो आप नर्सिंग ऑफिसर है तो बेड साइड जो है ट्रेकियोस्टोमी सेट होना। आपको पता है कि हो सकता है कि ईयरवे में स्वेलिंग के कारण से आ जाए, पेशेंट जो है ब्रीदिंग में दिक्कतें हो सकती है, तो इसके लिए हमें बेड साइड क्या होना चाहिए? ट्रैकियोस्टोमी। तो ये सब तमाम प्रकार की देखिए हमें कोरिलेट करके पढ़ना है। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि हमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को किस प्रकार से डील करना है। तो बात करें, मैं आने वाले समय में आप सभी को ये तमाम प्रकार की टॉपिक्स जो है आपके सामने रखूंगा। बहुत एंडोक्राइन सिस्टम, तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो आप देख रहे हैं इसका एनाटॉमिकल वाले पोर्शन, फिजियोलॉजिकल पोर्शन और इसका डिसऑर्डर वाले पोर्शन, तो ये तीनों प्रकार की जो है इस प्रकार से जो है हम चलेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज वाले क्वेश्चन को हम साथ में लेकर साथ चलेंगे। तो पहले हमें इस दोनों पे कमांड हो जाए तो देन हम जो है डिजीज वाले पोर्शन को बहुत अच्छे प्रकार से डिस्कशन करते हैं। सेकेंड जो है ये डिस्कशन हम करने वाले हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या स्किन। थर्ड जो है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी मैं ही चर्चा करूंगा, कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी है इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। इमरजेंसी नर्सिंग या क्रिटिकल केयर या डिजास्टर नर्सिंग, इसके बारे में भी अपन आने वाले समय में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है बर्न्स रिकंस्ट्रक्शन एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी इसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो है नर्सिंग ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बारे में भी एल्डरली, और ये अगला टॉपिक है नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बारे में भी अपन चर्चा करें। तो ये तमाम प्रकार की सिलेबस जो है वह मैं कवर करवाऊंगा। तो चलिए मुझे लग रहा है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को आप बहुत अच्छे प्रकार से डिस्कशन किस प्रकार से डील करेंगे वो बहुत अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। एक बार हमें समराइज करवा दीजिए, समराइज किस प्रकार से बताइए। सबसे पहले हमें क्या सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, मान के चलिए। अच्छा देखिए मेडिकल सर्जिकल में ये मान लीजिए कि मैं वार्ड में काम कर रहा हूँ और पेशेंट मेरे सामने, तो सबसे पहले एक ही बात है कि हमें जो भी डिजीज अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले वह कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमें सिस्टम के बारे में मेडिकल सर्जिकल में जितने भी सिस्टम है उसके बारे में जानकारी होनी। और इसके बाद सभी बीमारी को, सभी डिजीज को एक फॉर्मेट में पढ़िए। कौन कौन सी डिफिनेशन, और डिफिनेशन के लिए क्या चाहिए? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी पे हमें कमांड होना चाहिए। इसके बाद इटियोलॉजी, और इटियोलॉजी में आपने देखा कि भैया वह या तो वो डायरेक्टली इफेक्टेड है या किसी के द्वारा इफेक्टेड करवाया गया। नेक्स्ट बात करें इटियोलॉजी में, इटियोलॉजी के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा किए थे। सॉरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, इससे पहले क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स में आपने देखा कि इसके लिए हमें
फिजियोलॉजिकल पोर्शन पे पकड़ होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल पोर्शन पे पकड़ था तो भैया उधर नॉर्मल पता होना चाहिए, फिर इधर तो एबनॉर्मल तो हम निकालने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें फिजियोलॉजिकल पोर्शन पे यहाँ पर पता चल गया और हमारी डिफिनेशन में एनाटॉमिकल देखे T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा था, जो भी है, तो इससे हम क्या इन्वेस्टिगेशन की तरफ बहुत इजीली वे में चले। और नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, जो दिक्कतें हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट भैया करो। सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और भैया नर्सिंग मैनेजमेंट जो होती है, ध्यान दीजिए, वह प्री ऑपरेटिव, एज ए प्री ऑपरेटिव और एज ए पोस्ट ऑपरेटिव। तो आने वाले समय में जो है बहुत अच्छे प्रकार से एक एक करके अपन डिस्कशन। तो चलिए, मुझे लग रहा है आज की यह जो टॉपिक्स जो था कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कैसे डील करें, तो मुझे लग रहा है यह बहुत अच्छे प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो आज और अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।